हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। बॉडी के इंजर्ड होने पर ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो बॉडी से बाहर होने लगता है। लेकिन इंजर्ड होने के 3 से 10 मिनट के भीतर इंजर्ड टिश्यू के चारों ओर ब्लड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ब्लड क्लॉट कहा जाता है। जो इंजर्ड टिश्यू होता है उसके चारों ओर जो ब्लड होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड एक एंटीकोगुलेंट हिपेरिन मिक्स रहता है, जिसका प्रोडक्शन लीवर के द्वारा होता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट मिक्स रहता है। यदि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो इसे थ्रोम्बस कहते हैं। इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यदि ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो इसे इम्बोलस कहते हैं। और यदि इम्बोलस के कारण ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो इसे इम्बोलिज्म कहते हैं, जिसके कारण डेथ हो सकती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तब तो इसे थ्रोम्बस कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। इसके बाद में क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो इसे क्या बोलते हैं? इम्बोलस बोलते हैं। और ये इम्बोलस के कारण ब्लड वेसल्स जब ब्लॉक हो जाती हैं तो इसे इम्बोलिज्म बोलते हैं, और इसके कारण जो व्यक्ति होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर आता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं। 1954 में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए इंटरनेशनल कमीशन को स्थापित किया गया। इस कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नोमेनक्लेचर रोमन नंबर में किया गया, जो कि निम्न है। जो फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है फाइब्रिनोजेन, फैक्टर सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ होता है कैल्शियम आयन, फिफ्थ होता है प्रोएसिलेरिन, सिक्स्थ होता है एसिलेरिन, फैक्टर सेवेंथ होता है प्रोकन्वर्टिन, फैक्टर एट्थ होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाइन्थ होता है क्रिसमस फैक्टर, 10th होता है स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 11th होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फिर अगला होता है हैगमन फैक्टर, और लास्ट जो 13 होता है वो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्लड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है लिब्रेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो एक्टिव हो जाता है, इसका सिक्रीशन हो जाता है, और ये फैक्टर 10th और 7th को एक्टिव कर देता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। स्टेप थर्ड में होता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं मैकेनिज्म में। सबसे पहले क्या होता है, वाउंड और इंजर्ड टिश्यू। बॉडी के अंदर जो भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन होता है। इसके साथ ही जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनका विघटन होता है, यानी डिसइंटीग्रेशन होता है, और ये क्या सीक्रेट करती हैं, प्लेटलेट फैक्टर थर्ड सीक्रेट करती हैं। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये फैक्टर 7 एंड 10 को एक्टिव कर देता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये होती है स्टेप सेकंड। इसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो थ्रोम्बिन बनता है, जो एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है,
फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में फाइब्रिन मोनोमर से पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फाइब्रिन पॉलीमर्स बनते हैं और फाइब्रिन पॉलीमर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर 13 के साथ, 13वां फैक्टर कौन सा होता है, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है। इस फैक्टर के साथ में क्या होता है, फाइब्रिन इनसॉल्युबल फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है। इनसॉल्युबल फाइब्रिन का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लोट एथिन नेटवर्क एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो ब्लड कार्पसल्स के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट होता है वो बन जाता है, यानी ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और इस प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये थी इसकी प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट ये और स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। इसके बाद में एक नोट है, क्लॉट बनने के बाद ब्लड का लिक्विड पार्ट इससे अलग हो जाता है, जिसे सीरम कहते हैं। जब क्लॉट बन जाता है तो उसके बाद में जो ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट इससे अलग हो जाता है, तो इसे सीरम कहते हैं। ये प्लाज्मा के समान ही होता है, बट इसमें फाइब्रिनोजेन अब्सेंट होती है। प्लाज्मा में क्या होता है, ये भी एक लिक्विड की तरह ही होता है, ये हल्का येलो कलर का लिक्विड होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो कोलाइडल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स का आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स।